collision theory of reaction rate या collision theory of chemical reaction given by टॉर्च and लुइस किस पर बेस्ड है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इस थ्योरी को बताते हैं, सुनिएगा, रिकॉल कीजिएगा, कहीं ना कहीं दिमाग में होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पोस्टुलेट्स था कि गैसेस आर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स। ईच गैसियस मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन। हर एक गैसियस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होता है हमेशा। ड्यूरिंग द मोशन दे विल कोलाइड विथ ईच अदर। ड्यूरिंग द मोशन gaseous molecule collide with each other. Collision is elastic, perfectly elastic in nature. यानी मोमेंटम बिफोर कॉलिजन बराबर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, है ना। इलास्टिक कॉलिजन का यही मतलब। द गैसियस मॉलिक्यूल ऑल्सो कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। देन आफ्टर था प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल इज ड्यू टू दिस कॉलिजन। प्रेशर जो गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट करता है वो भी कॉलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर के वजह से। उसके बाद था काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो वही थ्योरी पे ये कॉलिजन थ्योरी बेस्ड है। इस थ्योरी में क्या कहना है कि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी आपस में कोलाइड करते हैं और उसी कॉलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ए और बी और ये बनाएगा प्रोडक्ट, तो ये थ्योरी कह रहा है कि ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल हम लोग पहले हार्ड स्फेयर समझ लेंगे। ए और बी को क्या समझेंगे? हार्ड स्फेयर। एंड दे ऑलवेज इन रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल है तो काइनेटिक थ्योरी में जैसे गैस रैंडम मोशन में था, तो मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी ऑल्सो प्रेजेंट इन रैंडम मोशन, ठीक है। ड्यूरिंग द मोशन दीज हार्ड स्फेयर कोलाइड विथ ईच अदर। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हार्ड स्फेयर कहें, हार्ड स्फेयर कोलाइड विथ ईच अदर and as a result of collision in between them the product is formed. ये है collision theory of reaction rate, ठीक है। समझ में आया? अरे दो लाइनें तो था। ए और बी मॉलिक्यूल को हार्ड स्फेयर समझेंगे और ये हार्ड स्फेयर हमेशा रैंडम मोशन में होगा और ड्यूरिंग द मोशन दे विल कोलाइड विथ ईच अदर। एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन द प्रोडक्ट इज फॉर्म। बस मोड़ दिया है इतना ही बात के लिए कि कॉलिजन से ही एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा यानी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो लिख रिएक्टेंट मॉलिक्यूल considered as hard sphere. Reactant molecule considered as hard sphere and they are in random motion. रैंडम मोशन में भी होता है तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा। ड्यूरिंग द कॉलिजन in between hard sphere
as a result product is formed and chemical reaction postulated to occur. और हार्ड स्फीयर के कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और एक केमिकल रिएक्शन को कहा जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ। लिखिए जल्दी से। ड्यूरिंग द कोलिजन, कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक। इन्हें कि यहाँ पर न लिखे और कहीं लैंग्वेज आए तो ये सब भूल जाइएगा कि सर खाली कोलिजन लिखा थे, क्योंकि पहले ही से रेफरेंस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का दे दिया। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जो होता था वही यहाँ पे भी होगा। ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन इन बिटवीन हार्ड स्फीयर, ये हार्ड स्फीयर ए और बी है, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। एज ए रिजल्ट, कोलिजन का रिजल्ट क्या होगा? प्रोडक्ट इज फॉर्म। उसी कोलिजन से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। एंड केमिकल रिएक्शन पोस्टुलेटेड टू अकर, और एक केमिकल रिएक्शन को होता हुआ कहलाएगा, या एक केमिकल रिएक्शन होता हुआ कहलाए, पोस्टुलेटेड टू अकर। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन होता है जब ए और बी आपस में कोलिजन करता है। ठीक है, ठीक है। अब आएगा शब्द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी लिखिएगा। बड़े शुरुआत में लगता है कोई काम नहीं, इतना पीछे कैसे रह जाते हैं। हेडिंग भी नहीं बनाता जब तक हम यहाँ पे पूरा सीरियस लिखते ना। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी हमेशा नंबर बाई टाइम होता है ना। नंबर ऑफ ऑकरेंस, कुछ भी हो रहा है तो कितनी बार हो रहा है पर सेकेंड। तो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, the number of collision made by reactant molecule per second per unit volume called as collision frequency। समझता है ना जी? अरे नंबर समझता है ना? नंबर ऑफ कॉलिजन मेड बाय reactant molecule, number of collision made by reactant molecule per unit time per unit volume।
known as collision frequency. Number of collision made by reactant molecule यानी कि हार्ड स्फीयर पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम यानी पर सेकेंड. यूनिट वॉल्यूम इसलिए कि यहां पर कोई गैसियस मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है तो सिस्टम क्लोज्ड होगा, और सिस्टम क्लोज होगा इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम है ना. चूंकि वॉल्यूम बदल सकता है ना सिस्टम का, ये इस तरह से सिस्टम हम बताए हैं आपको. इसके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा और वो आपस में कोलाइड कर रहा होगा और कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहा होगा. तो कितना नंबर ऑफ कॉलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में करता है पर यूनिट टाइम और साथ में पर यूनिट वॉल्यूम. क्योंकि वॉल्यूम बदल देंगे तो फिर नंबर बदल जाएगा, पार्टिकल की संख्याएं बदल जाएंगी. तो इस बात को कहते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी. मतलब इतना ही तो है कि ये पार्टिकल इससे कोलाइड कर रहा है और कोलाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, ये इससे कोलाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है. सब रेंडम मोशन में है, यही तब बोला है. ठीक है, अब सुनिए कहानी तो अब शुरू हुआ है. यहां पर तो कहानी बना था. कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किसी किसी रिएक्शन का या मोस्ट ऑफ द रिएक्शन का 10 टू द पावर 20 टू 10 टू द पावर 25 पर सेकेंड ऑब्जर्व होता है. कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जेड लिखें. नंबर ऑफ कॉलिजन कितना ऑब्जर्व होता है? 10 टू द पावर 20 से 10 टू द पावर 25 पर सेकेंड. बट किसी रिएक्शन का रेट 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 5 पर सेकेंड ज्यादातर का ही मोल पर लीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व होता है. देखिए, कॉलिजन थ्योरी में कहा यह गया कि एक रिएक्शन कैसे होता है, तो कॉलाइड करके होता है. आपस में कॉलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 20 से 25 पर सेकेंड ऑब्जर्व हुआ, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं हुआ. रेट ऑफ रिएक्शन तो 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 5, रेयरली 10 टू द पावर 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व होता है. ठीक है, तो इतना बड़ा डिफरेंसेस क्यों है? जब केमिकल रिएक्शन, अरे बात सुनिएगा, यहां यहीं पे कॉन्सेप्ट टर्न करेगा. जब एक केमिकल रिएक्शन कॉलिजन से होता है और कॉलिजन की संख्या 10 टू द पावर 20 से 25 पर सेकेंड होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं होता है. कितना होता है? यह 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 5 मोलर लिखें, मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो इतना ज्यादा गैप, ये डिफरेंसेस क्यों है? सवाल होगा ना कि किसी रिएक्शन का रेट 10 टू द पावर 20 से 25 ऑब्जर्व नहीं होता है, तो ये डिफरेंसेस क्यों है? तो इसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ना. किसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए. हर कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं बना पाता होगा, तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना ऑब्जर्व नहीं होता है. नहीं समझा? तो समझेगा तब ना, सुनेगा तब. हम समझा ये रहे हैं कि एक रिएक्शन कैसे होता है. कितना समझा? एक रिएक्शन कैसे होता है?
कोलिजन से होता है, दो पार्टिकल कोलाइड करता तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता। कोलिजन का संख्या कितना हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है, इतना कम क्यों? जब कोलिजन उतना ज्यादा है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इतना कम क्यों है, ये समझना है। समझना क्या है, पहले तो ये समझना है ना कि समझेंगे क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितना है, 10⁻20 से 25 पर सेकेंड, लेकिन रिएक्शन रेट कितना है, कुछ कारण होगा ना। अब सेना सब बॉर्डर पे गोली चला रहा है, 1000 गोली पर मिनट चला रहा है, अब मौत एक को गुना हो रहा है, या एगो चल गया, मतलब 999 फायर तो बेकार गया ना जी। तो यहां भी तो वही है, 10⁻24 कोलिजन हो रहा है, लेकिन 10⁻4 ही जा रहा है, यानी 10⁻20 तो कोलिजन तो बेकार जा रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, इसलिए तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बना रहा है। अब है कि कौन सा फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार होगा। टू बैरियर्स, दो फैक्टर है इसके लिए जिम्मेदार। पहला है एनर्जी फैक्टर, पहला है एनर्जी फैक्टर, जिसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा नहीं हो पाता है। अब सुनिए क्या है कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर लिया, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना, तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है। अब गोली चला, आज सन्नी देओल टाइप का आदमी है और 2-4 गोली इधर से टकरा के नीचे गिर गया, बोला कोलिजन तो हुआ लेकिन मरा नहीं, रिजल्ट क्या है, बोला कोलिजन हुआ, गोली सब टकरा के इसके बॉडी से नीचे गिर जाता है। समझ रहे हैं, कोलिजन हुआ कि नहीं हुआ? अरे कोलिजन हुआ, सनी देओल और बुलेट के बीच में कोलिजन तो हुआ, लेकिन इसका रिजल्ट जो होना था वो हुआ क्या? नहीं समझे? यहां भी यही बात हुआ है, कोलिजन तो इतना ज्यादा हुआ है, लेकिन वो कोलिजन की प्रॉपर एनर्जी नहीं थी, कोलिजन की प्रॉपर एनर्जी जिसके कारण प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट हैव द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थ्रू विच दे कोलाइड विच फॉर्म प्रोडक्ट। अब सनी देओल वाला कंसेप्ट समझिए, गोली चला और सनी देओल के बॉडी में घुसा नहीं, गिर गया नीचे, इसका मतलब वो दूर से आ रहा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुका होगा, मोमेंटम लॉस हो चुका होगा और सट के मारना पड़ेगा। तो कम से कम वो दूरी जिसको कि सनी देओल को मारा जाए ताकि गोली धसे उसका बॉडी में, होगा ना एक रेंज। उसी तरह से यहां भी है कि इतना सारा कॉलिजन तो हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता है कि बहुत सारे कॉलिजन में कॉलिजन को थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होता है। जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी से कॉलिजन हो और प्रोडक्ट बने, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, अभी बोले थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, दूसरा एक फैक्टर जिम्मेदार है इसका, ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो कॉलिजन हो, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसा कोलाइड हो जिससे क्या फॉर्म हो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। अब सनी देओल को गोली कोई पैर में मारता तो मर जाता क्या? डेथ में रिजल्ट नहीं होगा। ओरिएंटेशन प्रॉपर रखना पड़ेगा, बोला छाती में मारो, सिर पे मारो, तभी तो मारेगा। तो फिर ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अब रिएक्शन में ओरिएंटेशन क्या होता है वो देखना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी में हम लोग और क्या जोड़ेंगे, हाउ एवर द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी is very high,
but the reaction rate is not so much due to two barriers या टू फैक्टर। यही सब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहता है, एसर्शन रीजन होता है जो सीधा ऑप्शन में दिखेगा तब जाके दिमाग खुलेगा। अच्छा ऐसे भी सवाल पूछता है। पिछले दिन टेस्ट दिए होंगे, उसमें तो होगा 2-4 गो क्वेश्चन वैसे, जिसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये सब के बारे में पूछ रहा होगा। तो यही सब वो बातें हैं कोलिजन थ्योरी से, जो पूछेगा कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो बहुत है तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज़्यादा क्यों नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई होता है इसका, लेकिन रिएक्शन रेट इज नॉट सो मच, उतना ज़्यादा नहीं होता है ड्यू टू। सीबीएसई बोर्ड में तो सीधा यही आया है, ये क्वेश्चन बन के आया है कि रिएक्शन का रेट 10 टू द पावर 20-25, ये डेटा हम क्वेश्चन से ही लिए, क्वेश्चन ही यही था कि कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट में कहा गया कि केमिकल रिएक्शन कॉलिजन से होता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 24-25 पर सेकेंड, बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट सो हाई, मेंशन द टू फैक्टर। है ना, अभी हाल फिलहाल में किसी के स्कूल का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी पूछा था कि 2 फैक्टर बताना था सर। कौन 2 फैक्टर है? तो पहला एनर्जी फैक्टर और दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर। तो टू बैरियर कभी कभी बैरियर के नाम से भी आया है और कभी कभी फैक्टर के नाम से। पहला एनर्जी फैक्टर और दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर। पहला एनर्जी फैक्टर, दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर। पहला एनर्जी फैक्टर, दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर। तो लिखें पहला एनर्जी फैक्टर, लिख दिए। पहला एनर्जी फैक्टर, देखिए एनर्जी फैक्टर में क्या कहा गया, कॉलिजन तो होता है लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एनर्जी फैक्टर। कितना एनर्जी कम से कम होना चाहिए ताकि कॉलिजन हो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एनर्जी फैक्टर में पहला थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी through which
reactant molecule must collide with each other to form product known as threshold energy. कहने का मतलब ये है कि द collision which occurs with energy less than threshold energy not able to form product not able to form प्रोडक्ट. कॉलिजन तो हुआ लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ. द कॉलिजन विच अकर्स विथ एनर्जी लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी. यदि कोई कॉलिजन होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी पे तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा और दे नॉट एबल टू मेक रिएक्शन रेट. और उससे रिएक्शन रेट नहीं बनेगा. हो गया? लिख दिया? समस्या बताइए. है कोई समस्या? क्या क्या सब बात हुआ? फिर से एक बार तिवारी जी, पप्पू जी के साथ में बैठ करके कुछ मिलने वाला नहीं है उस तरह से. मतलब उतना चिपकने से कोई फायदा नहीं. नॉट ही एबल लिखे और दे नॉट एबल टू रिएक्शन रेट. लिखा ये गया था शुरू से लेके अभी तक. सम अप कर लो, 4 लाइन लगेगा. एक रिएक्शन होता है जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है. कॉलिजन फ्रीक्वेंसी रिपोर्टेड है 10 टू द पावर 24-25 तक, लेकिन किसी रिएक्शन का रिएक्शन रेट इतना ज्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ. ये रिएक्शन रेट 10 टू द पावर 4 या 10 टू द पावर 5 ही तक होता है, रेयरली 10 टू द पावर 8. अब हम लोग को पढ़ना है कि जब रिएक्शन कॉलिजन से होता है और कॉलिजन के नंबर इतने ज्यादा हैं तो फिर रिएक्शन रेट इतना ज्यादा क्यों नहीं होता. तो उसके लिए एक फैक्टर है एनर्जी फैक्टर.
कहता है कि यदि कॉलिजन दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ हुआ है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यदि कॉलिजन थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी पर हो गया है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। द कॉलिजन विच अकर्स विथ एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी पे कॉलिजन हुआ तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, खाली छुआछुई होगा, छू के निकल जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। दूसरा फैक्टर ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर देखिए क्या है ओरिएंटेशन फैक्टर, सीखिएगा। एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए RX, कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल है, बताइए कौन सा मॉलिक्यूल है? अल्काइल हैलाइड। और इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए OH-, छोड़िए न्यूक्लियोफाइल, अभी OH- रिएक्ट करने वाला है। ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो OH- में नेगेटिव चार्ज है, यहां पे हाइड्रोजन में नेगेटिव चार्ज होगा और R में पॉजिटिव चार्ज होगा। और OH पे कौन सा चार्ज है? अब देखिए, यदि ये OH- जो हार्ड स्फीयर है सीधा जाके ऐसे कोलाइड कर जाता है, फ्रंट साइड अटैक बोलिए, कॉलिजन कैसा होता है इसमें? साइड अटैक, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों नेगेटिव चार्ज के बीच रिपल्सन होगा, तो यदि टकराने जाता है तो बाउंस बैक होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन यदि यही X OH- बैक साइड से अप्रोच करता है, ऐसे अटैक करता है, तो ये X यहां से निकलेगा और OH- आकर के यहां पे जुड़ेगा। दिस वन इज कॉल्ड बैक साइड अटैक। तो ओरिएंटेशन दिखाई दिया आपको कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो नेगेटिव चार्ज है फ्रंट साइड अटैक करता है तो कॉलिजन तो हो जाएगा लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। कॉलिजन के बाद दे बाउंस बैक, वापस रिपेल हो जाएगा। लेकिन यही कॉलिजन, चूंकि कॉलिजन हो रहा है तो इधर से भी होता होगा भाई, उधर से भी होता होगा, लेकिन ये वाला ओरिएंटेशन में यदि कॉलिजन होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और ये कॉलिजन हुआ तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ, थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ जो कॉलिजन होगा वही सिर्फ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, अदरवाइज खाली छुआछुई होगा, कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। फ्रंट साइड अटैक, result in repulsion between the reactant molecule, that is only bounce back, backside attack,
result in the formation of product अब यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा ROH, है ना। तो ड्यूरिंग कॉलिजन the reactant molecule must collide with each other in proper orientation so that they result in formation of product। लिख दिया। तो कौन सा वो दो फैक्टर जिसके वजह से रिएक्शन रेट कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के जैसा नहीं हो पाता है। हाँ, एक है थ्रेशोल्ड एनर्जी, दूसरा है ओरिएंटेशन फैक्टर। यदि सारा का सारा कोलिजन वही प्रोडक्ट बनाएगा जो कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी पे होगा और प्रॉपरली ओरिएंटेड होगा, है ना, तब जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा।
कभी कभी बिहार बोर्ड वाले को पूरा लिखना आ जाता है, 5 नंबर वाला लास्ट क्वेश्चन, कि डिस्क्राइब द कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो उसको यहां तक आना पड़ेगा लिख लिख के, क्योंकि 5 नंबर का है। हाँ, सीबीएसई बोर्ड वाले में ऐसा मौका नहीं लगता, वो इसी में से 3-4 क्वेश्चन निकाल के अलग अलग टाइम पे पूछ सकता है। कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से आप क्या समझते हैं, कौन सा वो 2 फैक्टर है, यदि 2 नंबर में है तो डिस्कस भी कर दीजिए। ओरिएंटेशन फैक्टर से आप क्या समझते हैं, रिएक्शन में ओरिएंटेशन का होना क्यों जरूरी है, तो यही वाला एग्जाम्पल बेटर सूट करेगा ओरिएंटेशन फैक्टर के लिए। रिपल्सन क्यों हुआ समझ गए हैं ना सब, ये नेगेटिव चार्ज एंड है एक रिएक्टेंट का, और ये भी, तो दोनों में रिपल्सन तो हो ही जाएगा, टक्कर होगा कभी, मतलब टक्कर से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, टकरा तो जाएगा लेकिन बाउंस बैक हो जाएगा। अब देखिए, रेट रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, तो इफेक्टिव कॉलिजन का मतलब है ऐसा कॉलिजन जिससे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए, दैट कॉलिजन कॉल्ड एज इफेक्टिव कॉलिजन। तो डिफिनीशन सारा वही है, सिर्फ यहाँ पे पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम लगा देना है। दैट कॉलिजन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कॉलिजन made by reactant molecule per unit time per unit volume, which result in the formation of products, number of collision made by reactant molecule per unit time per unit volume which result in the formation of products known as effective collision frequency। जेड इफेक्टिव, अब एक रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा जेड इफेक्टिव का, एक रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिएंटेशन फैक्टर का,
है ना। थ्योरी में और कोई बात नहीं था, बात इतना ही था कि 8-10 राउंड गोली चल गया और हुआ कुछ है ये नहीं। तब चला कि नहीं चला इस पे भी सवाल हो जाता है, चला कि झूठे बोल रहा है। वही हुआ ना यहाँ पे, कॉलिजन होने के लिए 10⁻25 हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बना ही नहीं। तब तो थ्योरी पे ही आशंका हो जाएगा कि ये 10⁻25 हुआ था, कॉलिजन से रिएक्शन होता है कि नहीं होता, ये कैसे कह सकते हैं। तब आया वो बात कि नहीं कॉलिजन तो हुआ है, लेकिन यदि कॉलिजन प्रॉपर एनर्जी के साथ नहीं हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ नहीं हुआ, तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। यदि प्रॉपर ओरिएंटेशन में कॉलिजन नहीं हुआ तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो रेट वो सारा कॉलिजन जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। रेट सिर्फ उस कॉलिजन पे डिपेंड करेगा जिस कॉलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ओरिएंटेशन फैक्टर। लिख दिया। तो एक रिएक्शन का रेट किन दो बात पर डिपेंड करेगा? इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पे, जेड इफेक्टिव बराबर जेड इंटू ई बाई आर टी। जहां पे ये आगे आने वाला है एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। इस पूरे टर्म को क्या कहते हैं? तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग इन इफेक्टिव कॉलिजन। अब 100 कॉलिजन हो रहा है लेकिन 4 कॉलिजन ही इफेक्टिव है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग इन इफेक्टिव कॉलिजन 4/100 वो इस टर्म से आएगा, ई बाई आर टी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग इन इफेक्टिव कॉलिजन। क्लियर? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग इन इफेक्टिव कॉलिजन। अब देखिए आप, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या पढ़े थे? रेट बराबर के इंटू कंसंट्रेशन का पावर 0 पढ़े थे। अरे बताओ ना कहां पे है सब? यहीं पे, मतलब इसी दुनिया में। तो बताओ ना, ये पढ़े थे। यदि फर्स्ट ऑर्डर होगा तो कंसंट्रेशन का पावर 1, सेकेंड ऑर्डर होगा तो कंसंट्रेशन का पावर 2। हम कहना चाह रहे हैं कि रेट बराबर हम लोग क्या यहां पर हो जाएगा के,
तो यदि के निकल जाए उसके बाद किसी भी ऑर्डर में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अभी जो पढ़ रहे थे ना एक्चुअली में, दैट इज के बराबर पी इंटू जेड इफेक्टिव लिख देते हैं। कौन सा? ये रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट को हम क्या कर दिए, रेट कांस्टेंट बना दिया जीरो डर बोल करके, दैट इज जेड इफेक्टिव इंटू पी, पी इंटू जेड इफेक्टिव। अब बताओ के बराबर पी इंटू जेड इंटू ई, ए बाई आर टी। ये आया रिजल्ट यानी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ऑफ कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट का मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, ये भाई साहब किए आर्हेनियस साहब। कौन भाई साहब के? आर्हेनियस साहब के। आर्हेनियस साहब कॉलिजन थ्योरी का मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के। तो मैथमेटिकली के बराबर, अब बताओ हम लोगों को कोई आइडिया रहता है पी के बारे में, ओरिएंटेशन फैक्टर किसी रिएक्शन का हम लोगों को क्या पता, जेड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ये भी नहीं पता। तो पी इंटू जेड को एक नया कांस्टेंट ए ए बाई आर टी, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें a इज इक्वल टू वेयर a इज इक्वल टू आर्हेनियस कांस्टेंट। और ये आर्हेनियस कांस्टेंट किस बारे में इंफॉर्मेशन रखता है? इट हैज इंफॉर्मेशन अबाउट, बोलून जी, इन अबाउट पहला ओरिएंटेशन फैक्टर ऑफ रिएक्शन, और दूसरा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। आरएनएस कांस्टेंट में दो इंफॉर्मेशन होता है किसी केमिकल रिएक्शन का, एक ओरिएंटेशन फैक्टर होता है और दूसरा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होता है। इसको लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 कौन है? ये 1 है और ये 2 है। तो कैसे देखिए थ्योरी से मैथ पे आ गए हम लोग। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएगा। दिस वन इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, ये भी आपका क्वेश्चन है नीट में कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन लिखिए। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऑफ अरे यार ऐसा क्या कर रहा है तुम लोग पीछे में? ए, हट। ऐसा क्या इंफॉर्मेशन रखा है पप्पू? पूरा चिपका हुआ है आज।
वही हम देखिए आर्हेनियस इक्वेशन लिख दिए। ए आर्हेनियस इक्वेशन का आर्हेनियस कांस्टेंट कौन सी इंफॉर्मेशन बताएगा ये? तो ये बताएगा ओरिएंटेशन फैक्टर के बारे में और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। साथ साथ क्या बताएगा? दो चीज और है इसमें। ये क्या बोलेंगे ये को? एक्टिवेशन एनर्जी। आर गैस कांस्टेंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के तरफ से ही आ रहा है। नींद वगैरह कहाँ आता है? ऐसा नहीं है। हाँ, नींद क्यों आएगा? नींद आता है जानते हैं, अभी आप लोग के उम्र में ही नींद आता है। उसके बाद नींद विंद कहाँ आता है? ये सब नींद वाला चोचला जो है वो 15, 16, 17, 18। वैसे भी दोपहर में कौन सोता है? अरे जानवर सोता रे गधा। देखता हो बैल गाय भैंस ये सब दोपहर तक मतलब सो जाता है, खाना खा के मुंह चलाते हुए सोया रहता है ना? तो शहर में यही कहा जाता है कि दिन में कौन सोता है? तो जानवर, है ना? यहाँ खाने के बाद चलने का नियम है, खाने के बाद सोने का नियम नहीं है। खाने के बाद आराम थोड़ा सा करना ये है वहां पे जहाँ पे आदमी को काम नहीं है। और आप देख ही सकते हो जो लोग ऑफिस जाते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, वो बीच में सोते होंगे खा के, खाना तो लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा है क्या कि खा के आराम से सो जाते हैं? तो खाने के बाद सोना नहीं, खाने के बाद चलना होता है। और शहर में तो नियम होता है कि शाम के बाद खाने नहीं है। दो टाइम नहीं खाना चाहिए, रात में तो खाने नहीं चाहिए। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन है, पढ़िएगा आप। अभी आपके उम्र में 4 घंटा सोना बहुत है। कितना टफ लगा सुन के, नहीं? ये क्या बोल रहे हैं 4 घंटा सोएंगे तो हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे? ऐसे 8 घंटा तो हम लोगों को सोना है।
आपको चूंकि नीट आईआईटी करना है तो कितना देर सोना है, एनडीए करना है, जाके देखिए वो एनडीए करने वाले को, वो 10 बजे सोता है, लेकिन 3:30 बजे वहां पर जो ऑफिसर सब रहता उनके मन से उठता है। वहां पे कोई सवाल ही नहीं है कि 8 बजे कोई उठ जाए। 6 बजते बजते तक 4 घंटा पड़ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि 6 बजे सो के उठा है तो राइफल लेके 4 चक्कर मैदान का दौड़ा दे, कि 6 बजे उठे हैं तो थोड़ा दौड़ के आइए 2 घंटा। हाँ, तो नियम तो एक्चुअली में वैसा ही रहना चाहिए। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग लगेगा, ln के बराबर ln के बराबर ln a माइनस ये बाई आर टी। अब ये ln बराबर होता है 2.303 log बेस 10। ठीक है, तो ln के बराबर 2.303 log के बराबर 2.303 log a माइनस ए बाई आर टी। अब 2.303 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड दिस इक्वेशन बाई 2.303, तो भागा दीजिए मन में ही, क्या आएगा, log के बराबर log a माइनस ए बाई 2.303 आर टी। एक्चुअली में इसी फॉर्मूला से आपको नोमेरिकल बनेगा, log के बराबर log a माइनस ए बाई 2.303 आर टी। अब इस आर्हेनियस इक्वेशन इसको कहते हैं, ये सब को आर्हेनियस इक्वेशन ही कहते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन लिखने के 3 तरीके बोर्ड पे अभी आपके सामने ही दिख रहा है। ये एक तरीका, दो तरीका और ये तीसरा तरीका, ये तीनों तरीका आर्हेनियस इक्वेशन लिखने का ही है। log के बराबर log a माइनस ए बाई 2.303 आर टी। बढ़े बढ़े, अब इसको ग्राफिकली देखेंगे, बोलिए ना। अब देखिए, ग्राफ टू शो आर्हेनियस इक्वेशन,
आज डीपीपी मिला होगा सबको, दिए हैं कि नहीं? खत्म हो गया। ग्राफ टू शो आर्हेनियस इक्वेशन। लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आर टी। ये लॉग के, और यहां पे है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर तो वैरी कर सकता है। एक रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट है। तो log k इज ए फंक्शन ऑफ 1/t। अरे वैसे ही जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x होता है। पढ़ा है तुम लोग, हर बार वैसे ही चुप रहता है कि हमको क्या पता। क्या y बराबर c प्लस एम एक्स, यानी लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन फॉलो इक्वेशन ऑफ a straight line where log k is the function of 1/t. The graph in between log k and 1/t is a straight line with negative slope कितना, माइनस ए बाई 2.303 आर, and intercept is log a। इंटरसेप्ट कितना होगा, log a के बराबर। तो ग्राफ बना दिया जाए अब। log k और 1/t के बीच का ग्राफ, log k और 1/t, a straight line with negative slope, slope is equal to minus a by 2.303 r, ये बराबर स्लोप गुना माइनस 2.303 आर। एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। लॉग ए, ये वाला जो स्लोप है, वो ये वाला जो इंटरसेप्ट है, इसकी वैल्यू लॉग ए। बहुत ध्यान से पूछता है ये यहां पर दे करके कि इसका आर्हेनियस कांस्टेंट कितना है और इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, यानी ग्राफिकली सॉल्व करने को। डीपीपी होगा उसमें क्वेश्चन होगा इस पे। अरे कौन बोला खत्म हो गया है, ये बताओ ना हमको, तो उनसे ले लेना है तो ला के देंगे। और बाकी किसको किसको डीपीपी ना मिला, इतना लोग को नहीं मिला। अरे वाह, तो बहुतों को नहीं मिला, कम करवा के लाए होंगे।
हो गया। मैं वैसे भी थोड़ा कम ही आंकते रहते हैं कि आता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक्चुअली में आदमियाँ ठीक नहीं ना है। हाँ, आदमियाँ ठीक नहीं है। तो इसमें पैसा बचता है, ये सोशल बेइज्जती का मामला है। अब हम न्योता दे दिए हैं और यहाँ पे आपके ये पुड़िये खत्म हो गया। गांव में ऐसा आदमी रहता है 2-4 को। हाँ। मालूम चलेगा कि वो उसी के हाथ में आप दे दिए हैं वो भंडार घर भी, और उसी का आदमी बाहर घूम रहा है, तो वो क्या करेगा? वो सब कुछ रहते हुए कहवा देगा कि नहीं नहीं अभी रुको, खत्म है, खत्म है, सब कुछ करवा लो। तो बोला पानी का बोतलवा कहाँ है? अब वो 10 बजते कहेगा खत्म है, एक आध सौ 200 अपन घरे पहुंचा देगा। वो सोशल बेइज्जती करने का तरीका है। वो 10 रुपया 20 रुपया से मतलब कि नहीं है कहवा दिया ना, जबकि इतना सारा बच के रखल होता है। अरे अगले दिन ले लेना, इस पर ढेर सारा क्वेश्चन करना था। ठीक है जिस आज फोटो ले लो, अगले दिन वो ला के देंगे और क्वेश्चन बनाना है उस पे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जाते हुए हम सब बार खत्म होता रहता है चैप्टर तो कहते हैं ना कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको वैसे समझिएगा। अब उठ के खड़ा काहे हो गया जी? अरे गजब है। गजब है। वो है तो है, ग्राफों में भी दिक्कत है। एगो लॉग के है तो ये अपने मन से करता है ना, बस्ता बुरिया। लॉग के बजाय यदि एलिन रख देंगे और 1/t रहेगा यहाँ पे, तब भी ग्राफ यही होगा, लेकिन स्लोप इज इक्वल टू -a/r होगा सिर्फ, है ना। 2.303r नहीं होगा। और ये इंटरसेप्ट एल ए होगा। ये सब रहता है ना भाई, सवाल में रहता है, हम क्या कर सकते हैं। आपको इतना ही ऑप्शन में तो कंफ्यूजन का है, वो एल के और 1/t का ग्राफ है या लॉग के 1/t का ग्राफ है। ऑप्शंस में यहाँ स्लोप का वैल्यू में 2.303 है या नहीं है, तो देखना पड़ेगा ना ग्राफ किसके किसके बीच का था। ठीक है, इसके आगे बताएंगे टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है रेट कांस्टेंट। रख दिए, नहीं तो 5 मिनट और होता तो टॉपिक हो जाता। ये माहौल इजी कर लेते हैं फट से, काहे की चिंता तो अभी कुछ है नहीं किसी को। हाँ।